Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter atoms. और एटम्स चैप्टर के अंदर में आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से जरा पहले हम लोग रदरफोर्ड से मुखातिब होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे बोर सर के पास में, क्योंकि रदरफोर्ड जी का घर पहले पड़ रहा है, बोर का घर बाद में है। तो पहले हम लोग रदरफोर्ड जी से एक बार फिर से मिल लेते हैं। हालांकि हम लोग रदरफोर्ड जी से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मिल लेने में कोई बुराई नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था, जो कि हम लोग उसे प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, उसके अनुसार क्या है कि भैया जो भी एक एटम है उसके अंदर में उस एटम का जो पूरा मास है वो आपका उस एटम के सेंटर पर स्थित है, जहां पर हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और उस एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज भी इस न्यूक्लियस के अंदर में है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से आगे हम लोग ये भी बात जानते हैं कि रदरफोर्ड जी का मॉडल जो है वो फेल हो गया था। उसका फेल होने के कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे कि वो कुछ सवालों, जब उनसे पूछे गए कुछ सवाल तो वो उनका आंसर नहीं दे पाए। वो आंसर नहीं दे पाए तो इसके कारण उसके मॉडल को फेल मान लिया गया। लेकिन फिर भी नाभिक की खोज का श्रेय तो रदरफोर्ड जी को मिल चुका था। अब यहां पर हम लोग उन्हीं सवालों के साथ में आएंगे कि भैया देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल फेल हुआ था उसका पहला पॉइंट यह था कि भैया रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, क्योंकि उनके अनुसार क्या हो रहा था भैया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उसी समय मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट थे जो पैरेलल में ही चल रहे थे, उन्होंने एक डिस्कवरी कर ली थी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। वो भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उनके अनुसार क्या होता है कि भैया जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड रहता है, एक्सेलरेटेड मतलब त्वरित रहता है, उसका या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रहा हो, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, मतलब उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है। और यदि ऐसा है, और उसको उन्होंने फुल्ली प्रूफ भी किया हुआ था, तो यहां पर रदरफोर्ड जी तो अटक गए कि ये तो परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि इसके अनुसार क्या हो रहा था कि भैया देखो, ये रदरफोर्ड जी के अनुसार ये न्यूक्लियस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज मैंने बोला, और इसके चारों तरफ यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मान के चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाना चालू किया, तो देखो ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, धीरे धीरे ये पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा, और ये अंततः इसके अंदर में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, एटम तो स्टेबल है। तो क्या कारण है कि एटम जो है वो स्टेबल है? दूसरा जो इनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है, वो आखिरकार हैं कहां पर, कौन से सर्कुलर ऑर्बिट में, कितनी दूरी पर न्यूक्लियस से चक्कर लगा रहे हैं, कितना इसका रेडियस बन के आ रहा है, क्या है ये? रदरफोर्ड जी इनका भी आंसर नहीं दे पाए। तो उसके बाद में हमारे पास में बोर करके साइंटिस्ट है। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, चीजें हैं। ठीक है, उनको आ जाइए, हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अपनी मेन हेडिंग जो है आज की वो है भैया बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही प्यारा सा मॉडल है। इस पे से सवाल बनने के 99.99% चांस ये है कि इसमें से एक सवाल जरूर बनेगा। हो सकता है आज के लेक्चर में से बने, हो सकता है आने वाले लेक्चर में से बने, या हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में से बन जाए कुछ बेसिक, लेकिन उसको छोड़ो। मेनली तो मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बात कर रहा हूं, तो वो तो अभी चालू हुआ है, और अभी चालू हुआ है मतलब आज का लेक्चर कल भी चलेगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल ही चलता रहेगा। 2-3 लेक्चर आराम से इस पर खेलेंगे मतलब क्या, तुम बॉल लेके आ जाना, मैं बैट लेके आ जाऊंगा, तुम बॉल करना, बॉलिंग करना, मैं बैट से खेलूंगा। ऐसा नहीं है, पढ़ना है हम लोगों को। तुरंत खेलने की बात करी नहीं कि तुरंत एक्साइट हो गए, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। अब देखो सवाल ये है, अब हम लोग सवालों को घुमा देते हैं। रदरफोर्ड से जो सवाल पूछे गए थे उनको हम लोग जरा अपने अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नजरिए से कैसे देखते हैं?
आपने कभी चक्कर लगाए हैं किसी ना किसी के चक्कर जिंदगी में कभी कभी लगा लिए हों, ऐसा हुआ हो कभी आपके साथ में। चलो हम लोग एकदम सिंपल सी बात करते हैं, जब आप एग्जाम आते हैं, जब एग्जाम पास में आ रही होती है, तो हम लोग भगवान के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, जो भी है, जो भी जिसका प्रार्थना स्थल है वो वहां पे जाता है ही नहीं जाता है, चक्कर लगाता ही नहीं लगाता, चक्कर काटता है, हे भगवान इस बार संभाल लेना, अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। होता है तो चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण है। क्या कारण था? इस बार आपने मेहनत नहीं करी थी और आप चाहते थे कि भगवान कुछ आके कर जाए और आपकी नैया पार हो जाए, यही कारण था। और भी तमाम तरह के चक्कर लगाए जाते हैं। आप घर से कहां, यदि चलो घर से मान लेते, अब घर बोल दिया तो घर से ही सही, आप घर से स्कूल जाते हैं या घर से कॉलेज जाते हैं, तो कभी को ऐसा हुआ होगा कि आपके कई दोस्त, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी बात कर रहा हूं, आपके कई मित्र होंगे, कई आपकी सहेलियां होंगी, वो ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर रोड से या किसी पर्टिकुलर गली में से ही होकर गुजरना पसंद करते हैं। स्कूल से वापस लौटते समय या कॉलेज से वापस लौटते समय भी किसी पर्टिकुलर गली या रोड में से आना पसंद करते हैं, जबकि वो उनका शॉर्टकट नहीं होता है, वो लॉन्ग कट होता है, फिर भी लिया जाता है। कारण है, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस, यस और नो। तो बिल्कुल सही बात है, वही कहानी हम लोग यहां पर भी अब बोल रहे हैं कि भैया देखो, ये आपने बोल दिया न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ ये आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, तो भैया क्यों चक्कर लगा रहा है? कुछ तो भी कारण होना चाहिए। जब तक कोई कारण ना हो तब तक चक्कर नहीं लगते हैं, तब तक अपना सीधा मुंह उठा के घर से स्कूल, स्कूल से घर, बिना इधर उधर कहीं गए हुए सीधा घर से स्कूल आता है, स्कूल से घर आते बच्चा, बराबर है। लेकिन यदि कुछ कारण जनरेट होने लग जाए तो फिर वो चक्कर बदल जाता है, वो कहीं और से घूम के भी आता है। अब ये नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है उस गली विशेष में कोई अच्छी आइसक्रीम की दुकान हो जहां पर आइसक्रीम अच्छी मिलती हो सकता है वहां कहीं गोलगप्पे की दुकान हो जहां गोलगप्पे अच्छे मिलते हो। गलत नजरिए में मत जाइए, मैं अच्छे बच्चे की तरह बनिए, ठीक है। चलो आ जाओ अब यहां पर, तो यहां पर ये वाली बात आई, तो भैया बोर सर ने बताया, तो बोर ने क्या किया, इनके लिए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, जिन्हें बोर के पॉस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को टोटल 3 पॉस्टुलेट्स यहां पर पढ़ने हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में 2 ही डिस्कस होंगे, और वो 2 के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी, आज का लेक्चर हो सकता है कल का भी लेक्चर में थोड़ा बहुत पार्ट उसी से रिलेटेड कुछ चल रहा हो, लेकिन आज का लेक्चर तो पक्का श्योर शॉट उसी पे चल रहा है। तो सवाल यही आया कि भैया चक्कर लग रहा है, चक्कर लगने का पीछे का रीजन क्या है? चक्कर लगने का पीछे का रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये है भाई, सिंपल सी बात, यदि कभी भी ऐसा हो, कैसा हो, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ यदि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये तभी ऐसा पॉसिबल है कि यदि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। क्या लग रहा हो? हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसे हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं रेडियल फोर्स। मतलब जब तक ये फोर्स नहीं होगा तब तक आपका पार्टिकल सर्कल में चक्कर नहीं काटेगा। क्या बोला मैंने? जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स, जो भी मैं नाम देना चाहूं, जब तक ये फोर्स यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब तक आपका पार्टिकल सर्कल में नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर कहीं ना कहीं से तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। अच्छा, तब तक कूलाम सर भी आ चुके थे और उन्होंने अपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि भैया यदि मैं इसकी बात करता हूं, एटम की बात करता हूं, तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके न्यूक्लियस में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो है Ze, और ये है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट योर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। यस, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ओके,
थोड़ा सा और इसमें जाते हैं। हमने बोला कि देखो भाई, यदि आपका जो पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल of radius r with speed v has mass m, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, वो पार्टिकल जो कि रेडियस r के सर्कुलर पाथ में v स्पीड से चक्कर लगा रहा है, उसका यदि मास, द्रव्यमान, संहति m है, तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है Fc इक्वल्स टू mv² अपॉन r। क्या लिखा जाता है? mv² अपॉन r। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कहानी जो बोर सर ने बताई वो क्या बताई, उन्होंने बोला कि भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमारे मन में यहां पर अभी सवाल उठता है कि यदि मैं मान के चलता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आती, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। यदि दो चार्ज, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, हमें मास से कोई मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ चार्जेस से मतलब है। और यदि उन दोनों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए, मेरे पास में क्या हो रहा है, एक है न्यूक्लियस और एक है इलेक्ट्रॉन। तो ZE इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ZE, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो एक समान होता है मैग्नीट्यूड में, बट एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। किसी भी एटम के बारे में यदि मैं बात करता हूं, यदि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वो न्यूट्रल स्टेट में है, यदि वो न्यूट्रल स्टेट में है। तो हम लोग यहां पर न्यूट्रल एटम को ही स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भैया जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। देखो ये जो सिंबल दिख रहा है ई जैसा, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। इसकी जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को याद रखनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी है। अब यहां पे यदि मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूं तो मैं पाता हूं कि देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसे सॉल्व कर लेता हूं तो ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। कितनी आती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसे हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले को लिख सकता हूं K ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर यदि चाहूं तो, या ऐसे लिख दूं Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सॉल्व करने के लिए मेथड है बस। लेकिन हम लोग जब अब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो भैया बोर का पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है? बोर का पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो उस समय उसे उस समय सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलता है? तो वो मिलता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कहां से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका मतलब यह है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसका मतलब यह है, मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। क्या ये बात सही है?
यस और नो? दिस इज माई वेरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई वेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर देखिए आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ये जो रेडियस ली जाती है वो अब मैं आपको यहां पर बता दूं, जहां पर इसका सेंटर है वहां से ही ली जाएगी, जहां पर सेंटर है वहीं से ये डिस्टेंस कवर करी जाएगी। भले आपका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप यदि देखोगे तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा सा होता है। आप जानते हैं ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर -15, एक एटम की साइज और एक न्यूक्लियस की साइज। यस और नो? जो एटम की साइज होती है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के रेंज में होती है और न्यूक्लियस की साइज 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में होती है। यही कारण है कि हम लोग न्यूक्लियस को एक छोटा सा पॉइंट मान सकते हैं इस एटम के कंपैरिजन में। मतलब मैं इसे बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कुछ इस प्रकार से कि भैया ये छोटा सा न्यूक्लियस है और ये यहां पर ऐसे घूम रहा ये इलेक्ट्रॉन है और यही दूरी आर है, यही दूरी क्या है, आर है। अच्छा, ये तो था आपका बोर का पहला पोस्टुलेट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? बोर का पहला पोस्टुलेट क्लियर हुआ आप लोगों के दिमाग में? यस और नो? अब दूसरा सवाल हमारे मन में आया, दूसरा सवाल हमारे मन में आया, वो इस प्रकार से आया। किस प्रकार से आया कि देखो सर जी, ये रहा आपका छोटा सा न्यूक्लियस जैसा आपने बताया, मैंने बोला यस। अच्छा, ये आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, सही बात है ये नहीं? मैंने बोला यस। मेरे मन में ये सवाल उठता है कि भैया देखो सर जी, ये न्यूक्लियस रहा, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक इतनी सारी जगह खाली पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। खाली पड़ी है कि नहीं पड़ी है? यस। अच्छा, इसके बाहर भी जगह खाली पड़ी है और अंदर भी जगह खाली पड़ी है। तो मेरा सवाल यह है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहीं पर क्यों घूम रहा है? क्या यहां क्यों नहीं घूम रहा है? भाई यहां पर भी तो रास्ता हो सकता है, यहां पर भी रास्ता हो सकता है, यहां पर भी रास्ता हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। इन सब में क्यों नहीं घूम रहा है? ये जो लाल लाल मैंने बनाया है यहीं पर ये इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर काट रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? बहती हवा सा था वो, है ना, उड़ती पतंग सा था वो, हमको तो थी राहें चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता। कहां, कौन सी मूवी? 3 इडियट्स, है ना? सही बात है। अमिताभ क्या बोलते हैं, आमिर खान। कितने लोगों को आमिर खान पसंद है? देखी होगी ये मूवी, बहुत पहले आई हुई है। ओके, अच्छी बात है। तो मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन कौन है? आमिर खान है। अरे बाप रे, कैसे? पहले रीजन सुनो। बोर सर ने अपना सेकंड पोस्टुलेट दिया और उसमें बोला कि बोलूं आगे कि रुक जाऊं? बोलूं कि रुक जाऊं? चलो रुक जाता हूं, पहले एक और पॉइंट मैं लेता हूं। अच्छा, हो सकता है ना कई लोगों को आमिर खान पसंद नहीं आया हो, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। वो ये है, एक बात बताओ, कार कहां पे चलती है? कार कई लोग हंसने लग गए होंगे ना, सर जी कार जो है मूव्स ऑन रोड, बराबर है, कार सड़क पर चलती है। यस और नो? सही बात है, कार सड़क पर चलती है। ओके, साइकिल कहां चलती है? वो भी सड़क पर चलती है। आप कहां चलते हो? आप फुटपाथ पर चलते हो। यस और नो? आप कहां चल रहे हो? फुटपाथ पे। कार कहां चल रही है? सड़क पे। मोटरसाइकिल कहां चल रही है? सड़क पे। साइकिल कहां चल रही है? सड़क पे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैंने पूछा हवाई जहाज कहां चल रहा है? तो हवाई जहाज चलता है रनवे पे। हवाई जहाज उड़ता हवे में है, चलता रनवे पे है। रनवे के पे समय पे ही चल रहा होता है, बाकी तो उड़ता है वो। यस और नो? अच्छा, जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ पाथ होता होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं हेलीकॉप्टर की। अब हेलीकॉप्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको मालूम है हेलीकॉप्टर, यदि आपके पास में आपका खुद का हेलीकॉप्टर है तो आपकी मर्जी, आप अपने घर के छत पे उतारो चाहे खेत में उतारो। भाई हेलीकॉप्टर तो कहीं पे भी जा सकता है, नहीं जा सकता? जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? तो बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रॉन का भी कुछ नेचर है, आने वाला है, आने वाला है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा और सब्र कीजिए। सर क्या बातें कर रहे हैं, ये तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। आप कहां हवाई जहाज, कहां हेलीकॉप्टर, कहां कार, कहां साइकिल, मोटरसाइकिल, चल क्या रहा है ये हमारी जिंदगी में, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, एक्चुअली हुआ ये कि बोर सर ने एक पोस्टुलेट दिया, सेकंड पोस्टुलेट अपना, और वो सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगाता है जहां इसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π या H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट इज योर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। बेसिकली बात सुनिए, क्या होता है कि भैया देखो, कार को चलने के लिए सड़क चाहिए, साइकिल को चलने के लिए सड़क चाहिए,
लेकिन हेलीकॉप्टर को चलने के लिए सड़क की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जहां से चला जाता है वही उसका रास्ता बन जाता है। यस और नो? ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है। देखो, कार को कौन चला रही है? सड़क। मतलब जैसे सड़क डिफाइन होगी उसी पे चलेगी। यदि आप एरोप्लेन की बात करोगे तो एरोप्लेन भी आपको लग रहा होता है हवा में उड़ रहा है, बस अपने मन से कहीं पे भी चला जाएगा। अपने मन से कहीं पे भी नहीं जाता है, उसका भी पहले से एक प्री डिफाइंड पाथ होता है। यदि मुंबई से दिल्ली जा रहा है कोई हवाई जहाज, उसका एक प्री डिफाइंड पाथ होता है, उसी पाथ पे वो चल रहा होता है। ऐसे नहीं होता है कि आज इधर से चला गया, अच्छा आज पायलट ने बोला यार आज मेरा मूड नहीं है इधर से लेके जाने का, मैं तो पहले इधर से घूम के ऐसे जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। एक प्री डिफाइंड पाथ को ही एरोप्लेन फॉलो करता है। मतलब एरोप्लेन की भी मजबूरी है कि भैया जो पहले से रास्ता डिसाइड करके दे दिया उसी पे चलना है। लेकिन हेलीकॉप्टर की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हेलीकॉप्टर बाढ़ आ गई, ले जाओ कहीं उतार दो जहां मन में आए। आपने मन में आपकी बिल्डिंग की छत मजबूत है तो छत पे उतार लो, बिल्डिंग की छत मजबूत नहीं है आपके खेत में उतार लो, जहां मन में कहीं पे भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब हेलीकॉप्टर जहां जहां से होकर गुजरा है वो उसका क्या बन गया है? वो उसका मार्ग बन गया है, वो उसका पाथ बन चुका है, मतलब वो उसकी सड़क बन चुकी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का खेल क्या है? इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि भैया जहां मैं चलूंगा वही मेरी सड़क है। तुम जैसे बोलोगे, तुम बोलो यहां चल जाओ वहां चल जाओ, मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। मैं वहीं चलूंगा जहां पर मेरा एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। हालांकि मैं एक और एग्जांपल लिया करता था पहले, अभी नहीं लिया, इस बार ले लेता हूं। वो ये है, इलेक्ट्रॉन अमिताभ बच्चन है, वो कहता है जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन कहता है भैया जहां से हम घूम लें वही ऑर्बिट है। देखो आपने पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पॉइंट। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट, जूनियर क्लास में पढ़ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, गलत है, वो गलत है। कई लोग बोलेंगे सर इतनी साल से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं 11वीं तक यही पढ़ा है, आप कैसे बोल रहे हो गलत है? भैया सुनो, सही ये है, थोड़ा सा गलत है इसमें। सही क्या है? इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। कई लोगों के तोते उड़ गए, बोले सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? देखो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, हमको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राह बनाता। दोनों में फर्क क्या है? हमको तो थी राहें चलाती वो खुद अपनी राह बनाता, मतलब भैया पहले से बनी बनाई सड़क पे तो हम चल रहे हैं, लेकिन वो कौन है, वो कैसा है? वो अपना रास्ता खुद बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही इलेक्ट्रॉन का भी खेल है। इलेक्ट्रॉन पहले से प्रीडिफाइंड कक्षा में नहीं घूम रहा है, वो वहीं घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। इसीलिए बोल रहा हूं, अब आपको जो अच्छा लगे, इलेक्ट्रॉन को हेलीकॉप्टर बना लो, आमिर खान बना लो, चाहे अमिताभ बच्चन बना लो, ए फॉर सबके लिए। ठीक है, चलो सो हम लोग यहां पर लिखते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। अब देखो थोड़ी देर के लिए आपको ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। इफ अ पार्टिकल हैज द मास m, it is moving in a path of radius r with a speed v, then we will say the angular momentum is mvr or it should be equals to n into h/2π। तो भैया इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगाएगा जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो इसका मतलब mvr बराबर आया है h/2π फॉर n इज इक्वल्स टू 1, पहली कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा? mvr बराबर 2 इंटू h/2π एंड सो ऑन। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या न्यूमेरिकल बनता है वो भी मैं बता देता हूं। सवाल पूछा जाता है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट। तो आंसर आता है ये वाला 2h/2π, 2 से 2 कैंसल, h/π। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा सवाल है ये, सच कह रहा हूं मैं भैया, पूछ लिया जाता है और कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में अब तक पूछा भी जा चुका है। हाँ,
सेकेंड ऑर्बिट, ये गारंटी नहीं कह सकता मैं, लेकिन पूछा जा चुका है रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम। बच्चा वही खोजते रहता है इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम कहां से ढूंढ के लाऊं, मुझे तो याद ही नहीं है भैया। ये यहां पे पढ़ा है तुमने बोर्स और एटॉमिक मॉडल के अंदर में, क्लियर है? ओके, यदि बात क्लियर है तो मेरे पास में अभी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ साथ में लिख लेता हूं और फिर यहां से आगे कहानी को हम लोग शुरू करेंगे। देखो, पहली इक्वेशन है आपके पास में एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन है एम वी आर बराबर एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब आपको करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो, मैं यहां से उठा के यहां से किसी की भी वैल्यू उठा के कहीं पर भी पुट कर सकता हूं। जैसे मैंने क्या किया, यहां से मैंने बोला v बराबर हो जाएगा n इंटू एच अपॉन 2 पाई एम आर। देखो, v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब इस v की वैल्यू को उठा के जो मैंने यहां से निकाली है, इसको यहां पर पुट कर दीजिए। तो देखो क्या बन जाएगा, आपके पास में बनेगा m बाई आर इंटू वी का स्क्वायर करना है, मतलब आपके पास में आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां से आप क्या काट सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको काटा पीटी करिए और सॉल्व करिए। क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? यस और नो? तो मैंने बोला यस, सही बात है। एक बार चेक कर लो भैया, कोई रह तो नहीं गया। यहाँ पे आर स्क्वायर था, तभी मैं बोलूँ ऐसे कैसे हो रहा है। तो देखो, ये आर स्क्वायर से तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल सही। अच्छा देखो, 1 पाई से 1 पाई कटेगा, यस और नो? क्या बच जाएगा? 4 पाई बच जाएगा। ओके, 1 एम से 1 एम कटेगा, मैंने सही काटा है क्या? बिल्कुल सही काटा है। क्या इस 4 से ये 4 भी कटेगा? बिल्कुल सही कटेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो आर है इसको उठा के इधर लेके आता हूं, इसको नीचे, इसको इधर। तो देखो क्या होने लगेगा, स्मॉल आर बराबर ये आएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, यहां पर देखो क्या बचेगा, ये इधर से इधर आएगा, ये आएगा पाई ई स्क्वायर एम, पाई ई स्क्वायर एम, सही है क्या? पाई ई स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच। कुछ तो भी रह रहा है, जेड रह गया भैया यहां पे। ओके, इसको जरा मैं अच्छे से जमा लेता हूं। तो जमाने से क्या हो जाएगा, जमाने से ये हो जाएगा कि आर कैन बी रिटन एज, आजा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और आई कैन से दैट, और अच्छे से लिख लेता हूं इसको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये है बोर्स रेडियस, कौन सी वाली? nth बोर्स रेडियस। क्लियर है? n क्या है जो आपको चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो उसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है वो यहां से आपको मिल जाएगी। z क्या है? z है आपका एटॉमिक नंबर। जनरली मैं आपको बता दूं, जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, ये जो भी आंसर आ रहा है ये इस समय आंसर है मीटर में। किस में आंसर है? मीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को करेंगे पुट। तो पुट कर दो भैया। तो देखो, आर एन विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एच स्क्वायर, मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब 3.14, मास आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू
क्या है ई स्क्वायर, मतलब चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। देखो यहां पर प्लैंक कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, इनटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, इसको सबको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड मीटर, या इसे लिखूंगा मैं आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर में। याद होना चाहिए, सीधा सीधा यही यूज किया जाएगा। अब मैं यहां पर बताओ, मैं एन की बहुत सारी वैल्यूज लिख सकता हूं, जेड की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। मैं क्या निकालता हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए एटॉमिक नंबर होगा 1, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, आर एन विल बी इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। सही है क्या। अब मैं यहां पर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा, तो बोलो क्या आएगा। फॉर एन इक्वल्स टू 1 आप लिखोगे R1 बराबर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। दूसरा मैंने बोला एन इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो R2 मिलेगा। तो क्या करना होगा, 0.529 इंटू क्या करूंगा 2 का स्क्वायर, मतलब आएगा 4। तो अब आप यहां पर देखिए 2 का 4 करोगे तो 4 नाम 36, 3 4 2 8 9 10 11, 1 1 4 5 20 और 1 21। तो आंसर आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आएगा, 2.116 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही अगला वाला n इज इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा R3 बराबर 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। इसका आंसर फटाफट से निकाल के दिखाओ आप लोग। तो आंसर आएगा 9981, 81 8 9 2 18 और 8 26 की 6, यहां से लगी 2, 9 5 45 और 2 47, 4.761 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। बेसिकली देखो मैं 0.529 ले रहा हूं, बहुत जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है 0.53 एंगस्ट्रॉम से ही काम चला सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, मैंने इतना बताया, ये समझ में आया। तो ये आपके सीधे सीधे सवाल हैं जो मैं करवा रहा हूं। सवाल ये आएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो आंसर है R2। फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो आंसर आएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये करके रखना है भैया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, यहां पर आपने पढ़ा होगा कि या पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, एक सिंपल सी बात बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट छोटी है कि सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट ऑर्बिट छोटी है, सेकंड ऑर्बिट उससे बड़ी है, थर्ड ऑर्बिट उससे और भी ज्यादा बड़ी है। तो आपको यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए, इस पे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ये और बनते हैं कि देखो Rn का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो आप लोगों ने यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और Rn जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, रेडियस छोटी होती जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, साइज डिक्रीजेज, केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा होगा ना, एक ग्रुप के अंदर में जब हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट, देन द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है, क्योंकि वहां पर आपका एक एक शेल पूरा का पूरा बढ़ते जाता है। तो यहां पर वो दिमाग नहीं लगाना, यहां पे सीधी सी बात है, जेड इंक्रीज हुआ रेडियस डिक्रीज होगी, एन इंक्रीज हो रहा है तो आपका आर एन इंक्रीज होने वाला है। इस पे ये सवाल बनते हैं। अच्छा और भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ये है कि आपसे यदि मैं बोलता हूं कि R2 माइनस R1 कैलकुलेट करो और R3 माइनस R2 कैलकुलेट करो, बोलो क्या है, क्या आंसर आएगा। तो देखो R2 माइनस R1 करोगे 2.116, तो आपने लिखा कुछ नहीं सर जी, 2.116 माइनस का 0.529 करता हूं तो यहां पर मिलेगा 7, यहां पर हो जाएगा 0 मतलब ये आएगा 8, 0 मतलब 5, 1.587 एंगस्ट्रॉम। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, सही है कि नहीं, तो मैंने बोला सही बात है। अच्छा मैंने आपसे पूछा R3 माइनस R2 कैलकुलेट करने के लिए, तो कितना आएगा 4.761,
तो आपने लिखा 4.761 माइनस 2.116, तो यहां पर बचेगा 5, 5 में से गए 4, 7 में से गए 6, और ये आएगा 2.645 एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर आ रहा है 2.645 एंगस्ट्रॉम। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि टू कॉन्जिक्यूटिव रेडियस के बीच का जो गैप है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब R1 पहले आएगा। देखो यदि मैंने यहां पर बनाया न्यूक्लियस, देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर बनाया न्यूक्लियस, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। यदि मैंने पहली ऑर्बिट बनाई तो वो काफी पास में बन गई, ठीक है। अब यदि मैं दूसरी बनाता हूं तो दूसरी इससे क्या होगी, थोड़ी सी दूरी पे आएगी। अच्छा, जब तीसरी बनाऊंगा तो ये बात का ध्यान रखना कि तीसरी और काफी दूर आएगी। मतलब मैं यहां पर कहना ये चाहता हूं आप लोगों से कि भैया देखो ये वाला गैप और ये वाले गैप को कंपेयर करो, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे ये गैप भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस पर भी सवाल बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूछेगा ही। देखो आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन हां पूछ सकता है। दूसरा एक सवाल इस पे जो और बनता है वो ये है, कई बार आपको सीधा सीधा इसी फॉर्मूले पर सवाल बन जाता है। मतलब क्या करते हैं, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा इसको घुमा रखा होगा और आपसे बोलेगा भैया निकालो वैल्यू। अभी क्या करेंगे, निकालनी आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं निकाल पाए तो गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा क्लियर है, ये समझ में आया कितने सवाल बन सकते हैं इसमें? मैंने बहुत जितने सवाल बन सकते थे उतने सारे करवा दिए। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो हम लोग चलते हैं वापस से, हमारे पास में एक इक्वेशन रखी हुई थी, यदि आपको याद हो तो MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई, यस और नो? मैंने बोला सही है। तो यहां से देखो V बराबर क्या बनेगा, N इंटू H अपॉन 2 पाई बनेगा, यस और नो? ये तो मैं निकाल चुका हूं। अब मैंने क्या बोला कि भैया यहां पर R की वैल्यू जो निकाली है उसको पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई इंटू R की वैल्यू याद करो अब क्या थी, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर। आपने लिखी एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई E स्क्वायर इंटू N स्क्वायर बाई Z। देखो ये रखिए, क्या देख लीजिए प्रॉपर। यदि ये आपने सही सही रख ली है तो बस कुछ नहीं करना, यहां से उठा के इसको ट्रांसफर मारो, तो V बराबर आएगा NHZ अपॉन 2 पाई और भी रह गया, ये पाई स्क्वायर रह गया, पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, एक्चुअली क्या ना मैं यहां पर नीचे करूंगा कुछ रह जाएगा, इसके लिए पूरा लेके ऊपर जा रहा हूं, 2 पाई तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर और क्या बच गया, N स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर कैंसलेशन करो जरा अच्छे से। देखो पाई से पाई कैंसल, M से M कैंसल, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं कट रहा है। ऐसा कैसे होता है, एक N से एक N कटेगा, एक H से एक H कटेगा, यस और नो? मैंने बोला यस। तो यहां पर देखिए जो V का फॉर्मूला आएगा वो आएगा E स्क्वायर बाई, और कुछ बचाएगा यहां पे कुछ नहीं, नीचे देखो क्या बचा है, 2 एप्सिलॉन नॉट H, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू Z बाई N। अब ये है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा, इस पे एक बहुत ही प्यारा सा मैं इस पे पॉइंट बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहले आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। V का आंसर बोलो कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर, सही है ना? E स्क्वायर था ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू H क्या था, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू Z बाई N। सही है? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अब यदि मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं, पूरी वैल्यू को क्या कर लेता हूं, सॉल्व, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा V का वो आएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Z बाई N। दिस इज द आंसर फॉर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। कितना आएगा, 2.2 इंटू 10 पावर 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाई N मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? एकदम रटा रटाया आंसर याद होना चाहिए। क्लियर है कहानी? कोई परेशानी होगी क्या इसमें? बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात पूछूंगा,
वो ये है, एक बात बताओ, आप क्या स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं? यस, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि यार सी में इसमें 137 से डिवाइड करके दिखाओ मुझे, तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 137। तो मैं क्या करूंगा, दो जीरोस को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁶ अपॉन 137। सही है कि गलत किया बोलो? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको जरा सा सॉल्व करो तो 137 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, मतलब 274 बच गया। कितना? 274 गया तो 26, 260, एक जीरो और लगा लोगे तो लगभग 2 बार जाएगा, तो 2.2 इंटू 10⁶ आ रहा है क्या? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना यह है कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू थी, कौन सी वाली, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, इसे मैं लिख सकता हूं सी बाई 137 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है? हो सकता है डायरेक्ट, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पूछेगा, बट इट कैन बी आस्क, तो ये आपको पता होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। यस, आई नो दैट माई स्पीड इज वेरी वेरी स्लो, बट देखो यहां पे हम लोग साथ ही साथ में, अब देखो कई लोगों को मन में आ रहा होगा सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे भैया, बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने आप होते चल रहे हैं। चलो मैं और करवाता हूं न्यूमेरिकल, आ जाओ। v का फॉर्मूला बोलो, वेलोसिटी इन एन, स्पीड क्या आएगी? तो आपने बोला 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अब मैं सवाल ये है कि भैया मैं जो भी करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए करवा रहा हूं? फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या कहेगा? तो बोलो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, बोलो क्या आएगी? 2.2 इंटू 10⁶ इंटू 1/1 मीटर पर सेकेंड, जो आएगी 2.2 इंटू 10⁶। सही है। अच्छा, मैंने पूछा हाइड्रोजन एटम के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो आप क्या लिखोगे? 2.2 इंटू 10⁶ इंटू 1/2, मतलब आएगा कितना? 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने पूछा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो आप लिखोगे 2.2 इंटू 10⁻3, सॉरी 3 कहां से आ गया, 6 इंटू 1/3, तो बोलो कितना आएगा? 0.74 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये 3 सवाल हो गए यहां पे, क्लियर है? तो अब आप यहां पर क्या पाएंगे, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? डिक्रीज होती है। पहले 2.2 इंटू 10⁻6 है, बाद में 1.1 इंटू 10⁻6 है, बाद में 0.74 इंटू 10⁻6 है। तो इस प्रकार से आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल की जो खामियां थी उसके बारे में बात करी। मैंने बोला था बोर सर के घर जाना है, लेकिन चलते चलते रदरफोर्ड सर से मुखातिब होते हुए हम लोग चले चलते हैं, वहां पे थोड़ा चाय पानी कर लेंगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बोर सर के घर तो जाना ही जाना है। चलो, तो फेलियर के कारण क्या थे? जब रदरफोर्ड सर से पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है तो वो धीरे धीरे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरा, और स्टेबिलिटी के बारे में बात करी गई, कुछ भी आंसर नहीं दे पाए। बोर आए तो उन्होंने क्या बोला? देखो कैसे स्टार्ट हुई थी कहानी। कहानी स्टार्ट हो रही थी कि भैया जब हम किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन, कुछ तो कुछ बहुत ही अच्छा सा कारण होना चाहिए, तभी हम लोग चक्कर लगाएंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, गोलगप्पे की दुकान हो सकती है किसी गली में, और कोई घर विशेष हो सकता है जिसके कारण हम लोग वहां से अट्रैक्ट होते हुए निकल रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण चक्कर काटे जा रहे हैं। जब एग्जाम पास में आती है तो आप भी अपने खुदा के, अपने भगवान के चक्कर लगाते हैं, जो भी है, यस और नो? मानना न मानना वो आपकी बात है, मैं तो सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए, पॉइंट को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, इसको गलत उसमें नहीं लेना है। उसके बाद में बोर के सेकंड पोस्टुलेट के बारे में बात आई, तो क्या हुआ भैया? देखो न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक बहुत सारी खाली जगह पड़े, तो यहां चक्कर क्यों नहीं लगाया, यहां चक्कर क्यों नहीं लगाया? बहुत सारे सवाल पूछे ना मैंने, भैया यहीं क्यों लगा रहा है, क्या कारण है कि यहीं से चक्कर लग रहा है? चक्कर तो यहां से काट ले, यहां से काट ले, यहां से काट ले, मतलब न्यूक्लियस बनाया था मैंने, बोला यहां से काट, यहां से, कहीं से भी तो घूम सकता है, फिर कारण क्या है कि भाई यहीं से घूम रहा है।
तो उसका कारण क्या था कि भैया उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एग्जांपल कौन सा था? हेलीकॉप्टर वाला। हेलीकॉप्टर कहीं से भी निकल जाता है, हवाई जहाज को एक प्री डिफाइंड पाथ पे चलना पड़ता है। या फिर मैंने बोला और भी अच्छे से बात करो तो कार की बात करो, तो कार क्या होता है? कार सड़क पर चलती है, उसको रास्ता होगा तो उसे पे चलेगी, रास्ता नहीं है तो वो नहीं चलेगी। हाँ, अब कुछ विशिष्ट लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो कार को फुटपाथ पे भी चलाएंगे, जंगल में भी चलाएंगे, कहीं पर भी चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कार को सड़क पर चलाया जाता है। यस, ओके। इसी के साथ में हमारे पास में दो इक्वेशन बन के आई, दो इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, वहां से रेडियस की वैल्यू निकाली 0.529 n² आना चाहिए। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। फिर हमारे पास में बात आई v की, v मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो कितने आई? 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। सवाल है सीधा सीधा। ओके, इसमें फिर हम लोगों ने यहां पर मैं बात करता हूं तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। क्लियर है? तो जैसे जैसे देखो आपके पास में z जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, और n जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी ही कम होगी। इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, सारा पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर में भी पढ़ा हुआ होता है। मैंने वही सारी चीजें पढ़ाई हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा दिया आपको, वही है। मैं कहां से कुछ नया लेके आऊंगा? नया इसमें आपको क्या देखने को मिला? कुछ नया था इसके अंदर में? कुछ नया नहीं है भैया। बोर के पोस्टुलेट वही हैं, सालों साल से वही चलते आ रहे हैं और आगे सालों साल तक वही चलते रहेंगे। यदि बोर के पोस्टुलेट्स की बात चल रही है तो बात समझ में आ रही है? कोई और आएगा बाद में तो उसके पोस्टुलेट बाद में देखे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो बोर के पोस्टुलेट यही है। और हमने कितने पोस्टुलेट्स कवर किए हैं? वी हैव कवर्ड 2 पोस्टुलेट्स ओनली, और 2 पोस्टुलेट से रेडियस और स्पीड पे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब स्पीड पता लग गई तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। कैसे? काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। हाफ हो गया, m हो गया, v की वैल्यू उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी निकलने लगेगी। ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें हमारे यहां पर बन सकती हैं जिन्हें हम लोगों को आगे चल के सॉल्व करना है। ठीक है? सो आज सिंस यहां पर समय सीमा हमें पर अनुमति नहीं दे रही है तो हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। आज के लिए यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। मुलाकात फिर से करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कब? आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।